हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग RWA के GS वाली बुक से संविधान पार्ट को देख रहे हैं। ये आप इसमें जो तथ्य दिए गए हैं यूपीएसआई, यूपी पुलिस, होमगार्ड इत्यादि परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और पिछले वीडियो में हम अनुच्छेद तक कर चुके हैं। आज हम भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। पहली अनुसूची, इसमें भारतीय संघ के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची, इसमें भारत के विभिन्न पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची में है SC ST यानी अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में दिया गया है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है। सातवीं अनुसूची के बारे में है, इसमें केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों के बारे में दिया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। चलिए आगे चलते हैं। संघ सूची। संघ सूची, इस सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे। संघ सूची में कितने विषय थे? 97। लेकिन इसमें संशोधनों के द्वारा इसमें अब 100 विषय हो गए हैं। राज्य सूची, इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। राष्ट्रीय हित के से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने पर इसके अंतर्गत 66 विषय थे, परंतु वर्तमान में 61 विषय हैं। समवर्ती सूची, इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु कानून के विषय पर समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 47 विषय थे, वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं। ये जितने इसमें संशोधन विषयों के किए गए हैं, संघ सूची में 100 विषय हो गए हैं 97 से, राज्य सूची में 61 विषय हो गए हैं 66 विषय से, और समवर्ती सूची में 47 विषय से 52 विषय हो गए। ये सब 42वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा। आपको कमेंट में बताना 42वां संविधान संशोधन किस सन में हुआ था। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और आपको एक कमेंट में ज़रूर लिखना है कि 42वां संविधान संशोधन किस सन में हुआ था। आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची, अब ये जो तीनों अनुसूचियाँ 7वीं अनुसूची में है। आठवीं अनुसूची है 22 भाषाओं का उल्लेख है। इसमें मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, परंतु 1967 में सिंधी, 1922 में मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी यानी 1992 में किए गए संशोधन को हम लोग नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी के नाम से जानते हैं। याद करने की ट्रिक है नमक। 2003 में जो संशोधन हुआ था उसमें मैथिली, संथाली, डोंगरी, बोडो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसको शार्ट में याद करने का तरीका है बोडो मैं संथाली। बोडो से बोडो, डो से डोगरी और मैं से मैथिली, संथाली 8वीं अनुसूची में शामिल है। बोडो मैं संथाली। 9वीं अनुसूची है संविधान में। यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई। यह भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची, यह संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल निषेध से संबंधित प्रावधान है। एंटी डिफेक्शन लॉ किसमें है? तो 52वें संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची में जोड़ी गई। एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन मतलब दल बदल निषेध। 11वीं अनुसूची यह पंचायती राज से संबंधित है। यह 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें 29 विषय हैं। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची यह शहरी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। इसमें शहरी क्षेत्रों के 18 विषय दिए गए हैं। यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। 73वें में 11वीं अनुसूची, अब 74वें में 12वीं अनुसूची। अनुसूचियों की संख्या इस समय कितनी है? 12 है। मूल रूप से कितनी थी? 8 थी। अब मौलिक अधिकार देखते हैं। मौलिक अधिकार, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का विवरण है। इन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहा जाता है।
मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को इस सूची से हटा दिया गया। इसे संविधान के भाग 12 अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया। बहुत बार प्रश्न पूछता है कि कानूनी अधिकार, संपत्ति के अधिकार अब कहाँ है, तो 300 का में, अनुच्छेद 300 का में भाग 12 में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कारखाना आदि में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कार्य पर रखने पर प्रतिबंध अनुच्छेद 24 के अंतर्गत किया गया है। हमारे मौलिक अधिकार निम्न प्रकार हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 अनुच्छेद 28 में है। संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में है। 29 और 30 में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार दिया गया है। 30 में उनके शिक्षण संस्थानों के लिए है, स्थापना करने के लिए है। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने के लिए अनुच्छेद 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा। देखिए, अगर पूछे भारतीय संविधान की आत्मा भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को कहा है, तो अनुच्छेद 32 को। जवाहरलाल नेहरू ने किसको कहा है, प्रस्तावना को। अगर सीधे सीधे प्रश्न आ जाए कि भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा गया, तो प्रस्तावना को कहा है। ऑप्शन सही रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 एक खा में है। मूल अधिकारों का संरक्षक उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में 1973 में कहा कि मूल अधिकारों के हनन के आधार पर संविधान संशोधन को चुनौती दी जा सकती है। यदि वह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 का में घोषणा की गई कि राज्य 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। संविधान का भाग अनुच्छेद 13 है, न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत को जन्म देता है। अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत को जन्म देता है। किसी व्यक्ति का टेलीफोन टेप करना वाक व्यक्ति अनुच्छेद 19 एक का के तहत तथा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 के उल्लंघन है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत है। फोन टेप करना उल्लंघन करता है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत तथा उच्च न्यायालय 226 के अंतर्गत रिट जारी कर सकता है। वे 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा लेख। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है। अनुच्छेद 48 में कृषि पशुपालन का संगठन है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण के बारे में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण कहाँ है? अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 50 में नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य भारत में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। केटी शाह के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यानी इसको राज्य लागू करता है नीति निर्देशक तत्व को। इससे कोई न्यायालय जाके लागू नहीं करवा सकता नागरिक। राज्य अपनी सुविधा के अनुसार लागू करता है। मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य सरदार शरण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। इन्हें भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 का के अंतर्गत अनुच्छेद 51 का में किया गया है। मूल कर्तव्यों के अनुसार राष्ट्रगान या राष्ट्रध्वज का अनादर करना दंडनीय अपराध है।
मूल कर्तव्य के अनुसार वन, झील, नदी, वन्यजीव आदि की रक्षा करें कहा गया है। मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। आपको बताना है कि 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन 1976 में जब मूल कर्तव्य जोड़ा गया तो मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, वर्तमान में 11 है। तो 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, आपको कमेंट में बताना है कौन से संशोधन द्वारा। मैं जो पूछता हूँ प्रश्न उसको कमेंट में आप लोग जवाब जरूर दिया करिए, इससे आप लोगों का याद होगा और साथ साथ रिवीजन हो जाएगा। और नहीं लिखेंगे तो इससे में घाटा है आपका। अगर आप जवाब देंगे गलत रहेगा तो मैं उसको सही करके कमेंट करूँगा। भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 53 के अनुसार भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है, राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति का किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 53 में। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, अतः राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है तथा प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान होता है। अनुच्छेद 52 के अनुसार राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है तथा भारत का प्रथम नागरिक होता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अनुच्छेद 52 में वैसे दिया गया है कि राष्ट्रपति के बारे में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा 52 में, और 53 में दिया गया है। 53 में तो बताए हैं, 53 दिया है यहाँ पे। हाँ 53 दिया है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में। आगे चलिए। राष्ट्रपति के पद की योग्यता अनुच्छेद 58 में। डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रपति पद की योग्यता किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 58 में है। वह भारत का नागरिक हो। राष्ट्रपति की योग्यता में 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित किए जाने के योग्य हो, चुनाव के समय लाभ का पद धारण न किए हो। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, परंतु नई व्यवस्था के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और दिल्ली के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान की स्थिति अभी तक चुनाव आयोग द्वारा स्पष्ट नहीं की गई है। एक व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है। भारत में तो जितनी बार निर्वाचित हो सकता है, लेकिन अमेरिका में पूछे कि अमेरिका का राष्ट्रपति कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, अधिकतम एक व्यक्ति 2 बार निर्वाचित हो सकता है। भारत में जितनी बार चाहे, जब चुनाव जीतेगा तो वह निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटाया जाता है। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते हैं। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। जिसका चुनाव अवैध हुआ है, अगर उन्होंने जितने भी कार्य किए हैं वो अवैध नहीं है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार के लिए 2 सप्ताह का समय मिलता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। जो सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना चाहता है, पहले इसके 2/3 सदस्य इस प्रस्ताव को पारित करेंगे। उसके बाद यह प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। तब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए आरोपों की जांच करेगा और कराएगा, और ऐसी जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाएगा।
तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और उसी दिन से राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना पड़ेगा। और राष्ट्रपति के लिए महाभियोग राज्यसभा या लोकसभा किसी सदन में आ सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए केवल राज्यसभा में सर्वप्रथम आएगा महाभियोग। राष्ट्रपति के लिए कहीं भी पहले जारी कर दिया लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा में। और उपराष्ट्रपति के मामले में ऐसा नहीं है, उपराष्ट्रपति के मामले में सबसे पहले राज्यसभा में लाना पड़ेगा। राष्ट्रपति का रिक्त पद 6 महीने के अंदर भरा जाना जरूरी है। यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति नहीं है तो उसके कार्य उपराष्ट्रपति करता है। यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। तीनों की अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश करेगा। राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए है। आपको बताना है कि राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख कौन से सन में बढ़ाया गया है। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है। आप लोग कमेंट जरूर किया करिए, उत्तर जो मैं पूछता हूँ उसका उत्तर जरूर कमेंट में लिखा करिए। गलत रहेगा तो मैं सही बताऊँगा, उसका उत्तर रिप्लाई जरूर करूँगा। राष्ट्रपति को निःशुल्क निवास स्थान और अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपति का के अधिकार तथा कर्तव्य। नियुक्ति संबंधी अधिकार। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। राज्यपालों की नियुक्ति करता है। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत का निर्वाचन आयोग 3 सदस्य है। भारत का निर्वाचन आयोग 3 सदस्य है। एक मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। देखिए कितना हिट पॉइंट बताया हूँ, इसको याद किया करिए, रखे रहिए, क्योंकि इस समय SIR हो रहा है तो पूछ सकता प्रश्न कि चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं, कई सदस्य हैं। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भी करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भाषा आयोग के सदस्य की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य की नियुक्ति, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य की नियुक्ति, भारत के राजदूत तथा अन्य राजनयिकों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति भी करता है। विधायी शक्तियाँ। संसद के सत्र को आहूत करने यानी बुलाने, सत्रावसान करने, लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार राष्ट्रपति के पास है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 85 के तहत। भारत का संयुक्त अधिवेशन, संसद का संयुक्त अधिवेशन संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है। इसका प्रभाव संसद का सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक रहता है। राष्ट्रपति राजसूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। 6 सप्ताह तक जब सत्र प्रारंभ हो जाता है तो 6 सप्ताह तक रहता है, पिछले 6 माह से वह बना रहता है, यानी 6 माह 6 सप्ताह तक जिंदा रहता है अध्यादेश। सैनिक शक्ति। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, किंतु इन शक्तियों का प्रयोग विधि द्वारा करता है। क्षमादान की शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी अपराधी के दंड को कम या क्षमा कर सकता है। यदि क्षमादान याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी तो दूसरी याचिका दायर नहीं की जा सकती। संसद के सदस्यों के मनोनयन का अधिकार। अनुच्छेद 83 के तहत कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव और दक्षता रखने वाले 12 व्यक्तियों का राज्यसभा में मनोनयन कर सकता है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत मिलता है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात लागू कर सकता है। राजनयिक शक्तियाँ। दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से की जाती है।
राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति कर सकता है, कर सकता नहीं, करता है। भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति की अनुमोदन भी राष्ट्रपति करता है। आज पूरा राष्ट्रपति वाला चैप्टर खत्म कर दें इसी वीडियो में। संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, परंतु वह यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। परामर्श तो मांगेगा, अगर परामर्श उसके समझ में आया तो मानेगा, अगर नहीं मानना भी चाहे तो कोई बाध्यता नहीं है कि वह परामर्श लिया ही है तो अब माने, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। भारत के किसी विधेयक पर अनुमति देने या न देने के निर्णय लेने की सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जे बी वीटो का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 111 केवल यह कहता है कि यदि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है तो विधेयक उसे प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशीघ्र लौटा देगा। जे बी वीटो शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। इसमें ज्ञान दिया नहीं है, दिया होगा नीचे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। नीलम संजीव रेड्डी प्रथम व्यक्ति थे जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। मैं पिछले वीडियो में बता चुका था कि ये एक बार चुनाव हार गए थे, फिर दोबारा जब चुनाव लड़े तो निर्विरोध चुनाव जीते थे। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। केवल बेबी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति थे। वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। वे 15वें क्रम की राष्ट्रपति हैं। 44वें संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने को कह सकता है। संसद के वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति रखवाता है। सभी दशाओं में मृत्युदंड क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार राष्ट्रपति संघ के कार्यों की जानकारी प्रधानमंत्री से मांग सकता है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन किया था। राष्ट्रपति को उसकी पदावधि के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में निहित होती है। कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? मंत्रिमंडल में। अब मंत्रिमंडल का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। भारत के 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया की संज्ञा दी जाती है। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस द्वारा तैयार किया गया था। वर्ष 1950 तक इसे वायसराय हाउस कहा जाता था। भारत के राष्ट्रपतियों का क्रम: प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, दूसरे एस राधाकृष्णन, तीसरे जाकिर हुसैन, चौथे नंबर पे बीबी गिरी हुए थे, 5वें फखरुद्दीन अली अहमद थे। फखरुद्दीन अली अहमद के ही समय 25 जून 1975 को आपातकाल लगा था, इंदिरा गांधी ने लगाई थी, और उस समय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुनी गई थी। ज्ञानी जैल सिंह इन्होंने जे.बी. वीटो का प्रयोग किया था। आर वेंकट रमण, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण 10वें राष्ट्रपति, एपीजे अब्दुल कलाम 11वें राष्ट्रपति, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 12वें राष्ट्रपति, प्रणब मुखर्जी 13वें राष्ट्रपति, रामनाथ कोविंद 14वें, वर्तमान और 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। बेबी गिरी न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह और बेडी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं। चलिए दोस्तों, आज हम राष्ट्रपति तक की रहने देते हैं। कल उपराष्ट्रपति से अगले वीडियो में देखेंगे। कल के आज ही देख लेंगे अगले वीडियो में। चलिए, अब पूरा पिछले वीडियो पूरा देख डालिए दोस्तों। और पूरा वीडियो हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इसमें जो तथ्य दिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिस में बहुत इंपॉर्टेंट है, एसआई पुलिस और होमगार्ड के लिए, एसएससी जीडी के लिए भी। चलिए दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।